ऑक्सिन के बारे में सबसे पहला पॉइंट जो आपके ध्यान में आपको रजिस्टर करना है कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट हार्मोन इन प्लांट्स। किसी भी प्लांट का जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट हार्मोन, डोमिनेंट इन व्हाट सेंस, सबसे ज्यादा क्वांटिटी वाइज या सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं, ऑब्वियसली दे आर, एवरी सिंगल हार्मोन इज इंपॉर्टेंट, बट ऑक्सिन is one of the most important hormone a plant have. Auxin, therefore auxin is normally present in every plant, every plant. So auxin is not, I'm just telling auxin again, and that's my mistake. Auxin is a hormone which is basically a chemical compound, indole acetic acid. Indole acetic acid, you don't need to remember that, IAA, indole acetic acid. You just need to remember the name auxin. So auxin is one of the key dominant hormone of plants, number one, and it is the hormone which is necessary almost for every cell. Why? Because this hormone, number one, most dominant hormone, number two, needed by every cell. Why? Because this is the hormone that is responsible for two main process: cell division, cell elongation, increase in the length of cell, and cell division. So now you can imagine that why I am saying that this is so important. This is so damn important because cell elongation or cell जो division है, that cannot occur without auxin. जितनी भी primary growth होती है, ऐसे थोड़ी सी, चूंकि botany is not the major discussion in A levels ना, तो इसलिए plants के बारे में आप लोगों को ज़्यादा मालूम नहीं होता. But as a teacher, if I want to give you some extra information, तो just remember that plant की जो growth है ना, वो दो phases में होती है, प्राइमरी फेज ऑफ ग्रोथ और सेकेंडरी फेज ऑफ ग्रोथ. जो प्राइमरी फेज ऑफ ग्रोथ होता है उसमें टोटली जो डोमिनेट कर रहा है हार्मोन इन ग्रोथ वो होता है ऑक्सिन. यानी आप सोचो ना, सेकेंडरी ग्रोथ तो आएगी उस वक्त जब प्राइमरी पूरी होगी. अगर मैं कहता हूं भाई एक बच्चा है, एक बच्चा पैदा हुआ, ठीक है ना, या चलो पैदा भी नहीं हुआ, वो अभी वो जाइगोट है. अब जाइगोट से वो बच्चा डेवलप होगा और उसके बाद वो पैदा होगा. तो पैदा होने के बाद की कहानी तो आएगी ही बाद में ना, पहले तो होगी डेवलप करने की. अगर एक बच्चे ने डेवलप ही नहीं किया है, एक जाइगोट ने डेवलप ही नहीं किया है इनटू अ बेबी, तो इज दैट पॉसिबल कि उस बच्चे की लाइफ हो सके? जब वो डेवलप करेगा तो आगे होगा. तो इन द वेरी सेम वे, या एक बच्चा पैदा हो गया है और आपने कहा कि यार इसकी अब प्यूबर्टी के बाद की लाइफ कैसे कंट्रोल करें, जबकि वो बच्चा जो है वो प्यूबर्टी तक ही नहीं जा सकता क्योंकि जो चीज़ें ले जाएंगी वो है नहीं. तो डेफिनेटली प्यूबर्टी वाली लाइफ उसके बाद की जो आफ्टर लाइफ है वो नहीं हो सकती है डिस्कस. तो इन द वेरी सेम वे देयर आर अदर हार्मोन्स आल्सो which are playing their role in the division. But the fact is that प्राइमरी ग्रोथ जो प्लांट की होती है, जितना भी वो इनिशियली ग्रो करता है मेच्योरेशन से पहले मेजरली, वो सारी ग्रोथ जो है ना, जिसमें इलोंगेशन तो हमेशा ही, लेकिन डिवीजन जो है वो भी ऑक्सिन से मेनली कंट्रोल हो रही होती है. तो दैट इज वाई हम क्या कह रहे हैं, चलो यहाँ लिख ही देता हूं मैं, यहाँ ऐसे लिख देते हैं, प्राइमरी ग्रोथ रेगुलेटर है ये, ठीक है. ऑक्सिन इज अ प्राइमरी ग्रोथ रेगुलेटर. अब तो हमने सिंथेटिक ऑक्सिन्स भी बना लिए ताकि हम प्लांट्स को जो है, अगर वो डेफिशिएंट हैं या हम अगर उनको एक्स्ट्रा ग्रो कराना चाह रहे हैं या उन प्लांट्स को ग्रो कराना चाह रहे हैं जो नॉर्मली उतना ग्रो नहीं करते हैं, तो हम उन पे सिंथेटिक ऑक्सिन का टेस्ट करते हैं, ठीक है. तो इट इज मोस्ट डोमिनेंट हार्मोन नीडेड बाय एवरी सेल and cell particularly involved in the cell elongation and cell division, involved in both primary and secondary phase, but primarily जो primary phase है वो उसमें तो totally यही हार्मोन अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा होता है. यहां तक बात समझ में आ जाती है आप लोगों को. अब यहां पर एक एक सेल को इसकी जरूरत है, बट द नेक्स्ट पॉइंट विच आई एम गोइंग टू राइट इज रियली इंटरेस्टिंग, that this hormone is only produced in
meristems or meristematic cells. I should just highlight it. Only produced in meristems, not in every cell. A very important point that I have told you here that it is needed by every cell, but I am telling you that this hormone, although it is needed by every cell, it is not produced within every cell. It is only produced by specialized cells called meristematic cells or meristem. अब what are meristem? अब again botany की इतनी ज़्यादा डिटेल आपके A-levels में डिस्कस नहीं होती, but just to tell you, meristems जो है ना वो जो tip of the root या tip of the shoot, tip of the root या tip of the shoot. अगर मैं लेट्स से ये कहता हूँ कि आपका कोई टिप ऑफ द शूट है, यानी लीफ या स्टेम की टिप है या रूट की टिप है. टिप ऑफ द शूट, शूट में आता है, लीफ और स्टेम दोनों आ जाता है, रूट में रूट आता है. तो यहां पर जो सेल्स होते हैं ना, ये इस पोर्शन के अंदर, दे आर मेरिस्टेमेटिक सेल्स. ठीक है, दीज आर मेरिस्टेमेटिक सेल्स, टिप पर जो होते हैं. ठीक है, और उसमें मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं. पर्टिकुलरली दे आर मेड बाय एपिकल मेरिस्टेम्स व्हिच आर दीज वंस. ठीक है ना, मैं यहां लिख ही देता हूं. पर्टिकुलरली दे आर मेड बाय एपिकल, जो बिल्कुल एपेक्स पे होती हैं, बिल्कुल कोने में होती है. एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स के जरिए जो है वो ये बन रहे हैं. ठीक है, आई होप कि स्पेलिंग आपको नजर आ रही होगी. चलो, मेरिस्टेम है. सो basically these are the cells which have the ability to make this hormone because अच्छा इसमें जो scientific reason है वो क्या है कि क्योंकि जो प्लांट की जो ग्रोथ हो रही होती है किसी भी प्लांट की, या इलोंगेशन भी इवन हो रही होती है, वो टिप से ज़्यादा होनी है. क्योंकि टिप पे आगे कुछ नहीं है ना. जब आगे कुछ नहीं है तो आगे आपके पास स्पेस है वहाँ उसको खींचने का, वहाँ की तरफ बढ़ने का. तो दैट इज़ वाई किसी भी जगह पे जब आप ग्रोथ देखते हो तो पर्टिकुलरली टिप पे हो रही होती है. लेकिन इसीलिए ज़्यादा ये जो अवेलेबल, जो ज़्यादा रिक्वायरमेंट है ऑब्वियसली इस हार्मोन की, वो टिप पर होगी. लेकिन चूंकि बाकी जो सेल्स जो पीछे सेल डिवीजन हो रही है उनको भी तो इलोंगेट होना है ना भाई. सेल एक इतनी सी जगह पर लेट्स से कि 50 सेल्स आ गए, लेकिन अगर वो इलोंगेट होंगे तो वो इतना स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे. तो लेंथ के इंक्रीज होने में नॉट ओनली द सेल डिवीजन इज इंपॉर्टेंट प्रोसेस, बट जो आपके पास सेल इलोंगेशन है वो फार मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज सेल इलोंगेशन ही एक्चुअल वो प्रोसेस है जिससे हाइट गेन होती है. बट डिवीजन में तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं ना. अब अगर सेल छोटा सा यूनिट है तो और नंबर बढ़ता भी जा रहा है, तो एज अ होल वो बहुत ज्यादा हाइट को इंक्रीज करने में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते. आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हाइट को इंक्रीज करने में वो ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सेल खुद एक छोटा सा यूनिट है. बट व्हेन ईच सेल विल अंडरगो इलोंगेशन, जब वो लंबा होगा अंडर अगेन द एक्शन ऑफ ऑक्सिन, तो फिर हम देखेंगे सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द साइज आता है. तो खुलासा ये है कि दीज सेल्स आर रिक्वायर्ड बाय एवरी सिंगल सेल इन प्लांट, बिकॉज इलोंगेट करना है ताकि उससे जो है ना वो लेंथ बढ़े. बट दीज सेल्स आर नॉट प्रोड्यूस, और दीज सेल्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय एवरी प्लांट. ये सेल्स सारे सारे सेल्स जो है ना वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं. तो व्हाट हैपेंस इज दैट दीज सेल्स प्रोड्यूस जो है ना वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रोड्यूस this hormone, and then what happens is that auxin is actively actively transported to other cells. Auxin is एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड टू अदर सेल्स. फिर इसको एक्टिवली बाकायदा एनर्जी खर्च करके जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड एट दोज प्लेसेस. सो इट एज इट इज रिक्वायर्ड मोर इन द एपेक्स, इन द टिप्स, दैट्स व्हाई नेचुरली इट इज सिंथेसाइज्ड बाय ओनली दोज सेल्स जो कि टिप पर होते हैं. But as the cell elongation process is required both at the tips as well as other parts of the plant, so this auxin is then transported to every part of the plant, and then it acts there, and it is responsible mainly for cell elongation over there. सेल मैंने बताया ना क्योंकि हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो ग्रोथ में सेल डिवीजन ऑब्वियसली प्राइमरी है, बट
जो सिग्निफिकेंट ग्रोथ हमें नजर आती है वो इज अ रिजल्ट ऑफ सेल इलोंगेशन प्रोसेस. तो वो इलोंगेशन प्रोसेस डिटेल में डिस्कस होगा, बिकॉज इन द डिस्कशन ऑफ ऑक्सिन द नेक्स्ट थिंग वी नीड टू डिस्कस इज हाउ ऑक्सिन एक्ट्स ऑन अ प्लांट टू इंक्रीज द लेंथ, हाउ ऑक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल और हाउ ऑक्सिन एग्जैक्टली इलोंगेट द सेल. ठीक है, द मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सिन वर्किंग और वर्किंग ऑफ ऑक्सिन. Auxin is one of the primary growth regulator for the plant. It is responsible for cell division. It is responsible for cell elongation particularly, and elongation is the major player in the growth of the plant. यानी जो plant की जो height increase होती है, that is more due to elongation. तो auxin elongation में बहुत important role play करता है. In fact, elongation बगैर auxin के हो ही नहीं सकती. And we have also told you that this hormone is synthesized not in every cell, but it is made by made by the meristematic cells. Or which type of meristematic cells? एपिकल मेरिस्टेम, जो टिप ऑफ द सेल्स, टिप ऑफ द लीव्स होती हैं, वहाँ पर जो सेल्स होते हैं वहाँ पर आपको ये मिलता है, बनता है ऑक्सिन. एंड देन दिस ऑक्सिन इज एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड टू एवरी पार्ट ऑफ द सेल विच वांट्स इलोंगेटिव फंक्शन. तो दैट्स द डिस्कशन वी ऑलरेडी हैड इन द लास्ट लेक्चर. एंड आज हम आपको पर्टिकुलरली बात करेंगे आपके साथ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ऑक्सिन इन सेल इलोंगेशन. तो लेट्स क्विकली गिव द हेडिंग नाउ. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट mechanism of elongation of cell by primary growth regulator, which is auxin. So that's the discussion, or that is going to be the discussion of today's lecture, and this is a very important discussion. Exam में बहुत आती है. After ending the chapter we will have discussion based sessions जहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा कि एग्जाम में ये सवाल या गिबरेलिन का सवाल जो प्लांट वाला सेक्शन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे जो होते हैं ना वो एनिमल वाले सेक्शन में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बिकॉज वो इंटरेस्टिंग होता है. प्लांट्स वाला सेक्शन एक तो इंटरेस्टिंग इफेक्ट जो आपका इंटरेस्ट लूज हुआ होता है, दूसरा ये थोड़े से जो टिपिकल आ जाते हैं वो आपको मुश्किल भी लगते हैं. तो आप क्या करते हो, आप यू फाइंड द इजी वे, यू जस्ट skip that part, and examiner is not going to skip you, examiner is going to trap you over there. ठीक है ना. तो you cannot leave these kind of portions. यहाँ पर आप weak links छोड़ दें और examiner आपको यहाँ पर trap कर ले, फंसा ले. ठीक है जी. तो let's begin the discussion. So how the cell elongation takes place, let me give you a diagrammatic representation of this. So we need to imagine cell for this. I'm going to draw a little bit smaller cell because I have to show the elongative function. I should draw it smaller. ठीक है, ये एक प्लांट सेल की बात हो रही है ऑब्वियसली. ठीक है, दैट्स द सेल. एंड एज आई हैव टोल्ड यू दैट सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर वी कैन नॉट सी सेल मेम्ब्रेन directly. The wall we are seeing right now is not cell membrane, it is cell wall. Cell membrane is very thin and it is only observed under microscope, या सेल जब प्लाज्मोलाइज होता है तब ऑब्जर्व होती है. अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है कि सेल वॉल के बारे में अगर आपको याद हो तो सेल वॉल was made up of cellulose. We have discussed that. You have to learn that in AS level. सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है और सेलुलोज के जो फाइबर्स होते हैं, they are held together by hydrogen bonds. They are held together by हाइड्रोजन बॉन्ड्स. और लेट्स सी क्या यहां पर मैं दिखाने वाला हूं आपको. ये मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू ड्रॉ द सेल्यूलोज लेयर्स.
cellulose layers. ठीक है, and you know what, these layers have got this kind of bonding. जो कि ये इन सेलुलोज फाइबर्स को होल्ड करके रखता है. मैं लेबल भी करूंगा, आप परेशान ना हो. तो ये मैंने क्या बनाया, लेट मी जस्ट लेबल इट क्विकली फॉर यू. सेलुलोज फाइबर्स holding hydrogen bonds. ठीक है जी. एंड ऑब्वियसली ये क्या है हमारे पास, दिस इज सेल वॉल. बोथ लेयर्स आर रिप्रेजेंटिंग सेल वॉल एक्चुअली. सही है जी. एंड दैट्स ऑल. तो ये हमारे पास इमेजिन करो कि ये सेल है, प्लांट सेल है. इस प्लांट सेल के अंदर ये हमारे पास सेलुलोज की लेयर्स है. सेल, क्योंकि आपको याद हो कि इलोंगेट करने का मतलब क्या हुआ. इलोंगेट का मतलब है उसी सेल को, यू आर नॉट गोइंग टू फॉर्म द नेक्स्ट सेल, यू आर गोइंग टू जो है ना इलोंगेट द सेम सेल. ठीक है ना, विदाउट रप्चरिंग द सेल, विदाउट बर्स्टिंग द सेल. एंड यू नो दैट सेल वॉल इज अ रिजिड स्ट्रक्चर, टफ स्ट्रक्चर. इट एक्टिंग एज अ फ्रेम. इट इज नॉट गोइंग टू अलाउ सेल टू जस्ट स्ट्रेच लाइक दिस. ठीक है ना. एंड वी हैव टू मेंटेन दैट स्ट्रेच. ये नहीं कि वो स्ट्रेच करके वापस जो है ना वो रबर बैंड इफेक्ट होगा. नो. तो कैसे होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. तो लेट्स सी कैसे काम होगा. अच्छा, इसके अलावा भी सेल के अंदर कुछ इन्वायरमेंटल बातें हमने करनी है. और वो क्या है, लेट्स से सेल के अंदर जो इन्वायरमेंट है साइटोप्लाज्म में, तो साइटोप्लाज्म में वी हैव, अच्छा ये आपको ना स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग का अगर मैकेनिज्म याद हो तो यू विल फाइंड इट क्वाइट सिमिलर. एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम अराइज. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको कंफ्यूज ही कर देते हैं. बहुत सारे बच्चे इसको मिक्स कर देते हैं दोनों को, जो कि करना नहीं चाहिए. लेकिन चूंकि मैकेनिज्म साउंड सिमिलर इसलिए ऐसा होता है. तो आई एम जस्ट स्पेसिफाइंग दैट कि आप ये गलती नहीं करो, क्योंकि मैकेनिज्म वहाँ पर भी H आयंस का जिक्र आता है, वहाँ भी पोटेशियम आयंस का जिक्र आता है, इसलिए कह रहा हूँ. अच्छा, बाहर क्या है हमारे पास, बाहर है हमारे पास पोटेशियम आयंस. ठीक है, तो लेट मी शो पोटेशियम आयंस हियर. एंड वी ऑल्सो हैव वाटर. Okay, so that's the diagrammatic part you need to understand before understanding the mechanism. So what happens actually? Imagine करना, सबसे पहले क्या होता है, ऑक्सिन करता क्या है. Under the action of auxin, auxin pumps these hydrogen ions within the cell. These hydrogen ions within the cell, not outside the cell. These hydrogen ions will be pumped in between the layers of the cell wall here. This is important, and that is making it different from the stomatal opening closing वाला mechanism. वहाँ पर क्या होता था कि stomatal opening के लिए जब लाइट पड़ती थी, क्लोरोप्लास्ट में ग्लूकोज बनता था, तो H आइंस पंप होते थे आउटसाइड द सेल. नो, यहाँ पर आउटसाइड द सेल पंप नहीं हो रहे. H आइंस अंडर द एक्शन ऑफ ऑक्सिन are pumped within the layers of the cell wall. This is very important. Within the layers of the cell wall, H ions जो है वो पंप होते हैं. And H ions actually imagine करो कि H ions are moving in this space. H ions are moving in this space. They are getting removed by auxin from the cytoplasm, but they are moving into the layers, not outside into the layers of the cell wall. तो can I say this? अच्छा, मैं यहाँ लिखता भी जाऊँगा. पहला इवेंट क्या हुआ? Just let me write it down here. पहला इवेंट क्या हुआ? Protons, ये ऑक्सीजन की वजह से, protons are, I don't know, can you see this or not? Protons are pumped into layers of
सेल वॉल। तो सेल वॉल की जो लेयर्स है वहां पर पुश हो रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से होगा ये डिक्रीज इन द सॉल्यूट पोटेंशियल ऑफ द सेल, जो क्या करेगा, वाटर में अलग शो कर देता हूं, आई शुड शो वाटर हियर, वाटर वाटर वाटर, ठीक है। जो क्या करेगा, होता क्या है बेटा, लिसन केयरफुली, H ions are pumped into the layers by the auxin, which decreases the overall solute potential, and this triggers to maintain the solute potential, to maintain the positivity of the cell, because positive ion is if moving into the cell layers, in between the layers of the cell wall, it means the positivity of the cell है by protons वो decrease हो रही है। तो what happens is that this trigger potassium ions, and potassium ions through potassium channels, you know we have voltage gated potassium channels, potassium ions through potassium channels starts coming in, they start coming in now, they are moving in through specific channels, they start moving in. Why they have started moving in, इसका लॉजिक समझ में आना चाहिए, because when hydrogen ions are leaving to the cytoplasm, the positivity of the cytoplasm is going down, and this ionic change is triggering the potassium channels to open, and potassium starts moving into the cell so that the positivity can be reattained. ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। When potassium is moving in, the solute potential inside the cell, because potassium you know is much more positive as compared to hydrogen, क्योंकि हाइड्रोजन के पास only 1 proton है, पोटेशियम के पास 19 protons होते हैं, तो the positivity by potassium is very high, and this is the same concept जो हमने stomatal closure और opening में पढ़ा था, कि potassium when moves in, it increases the solute potential of the cell quickly, and when this solute potential increases, this environment of the cell become hypertonic, and this hypertonicity is responsible now to attract, yes please, to attract water from the surrounding, and water starts entering into the cell, and as you all know that water when move into the cell, जो cell का जो pressure potential होगा, that pressure potential will start increasing, cell के अंदर जो internal pressure होगा वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, and बढ़ता जाएगा, और वो किस पर pressure exert कर रहा होगा, obviously onto the walls of the cell, जो कि cell wall है, ठीक है। तो लेट मी जस्ट रिपीट दिस फ्रॉम अप टिल हियर, ठीक है। क्या हुआ है, ऑक्सिन अलाउज द पंपिंग ऑफ द प्रोटॉन्स इनटू द cell surface membrane or into not membrane, cell wall, layers of the cell wall, and this is done by using ATP. This is ATPase activity, energy खर्च होती है बाकायदा इसमें, ठीक है। हाइड्रोजन आर pumped into the layers of cell wall by active transport. Yeah, I should mention it here. By active transport, ठीक है ना। That decrease the, I should write it here, decrease in positivity of the cell, ठीक है। Decrease in the positivity of the cell हो गया, and that triggers the potassium ions to come in, and when they come in, they start coming in, they balance not only the balance the positivity, but they have higher solute potential. So the solute potential of the cell starts increasing, which attracts the water from the surrounding, and water when enters from the surrounding into the cell is undergoes the स्टार्ट अचीविंग हायर प्रेशर पोटेंशियल, और सेल का अंदर का प्रेशर बढ़ने लग जाता है। लेकिन यू नो दैट सेल वॉल इज नॉट गोइंग टू अलाउ, सेल वॉल क्या करेगी, स्वेल भी कर जाएगा, लेकिन इलोंगेट करना तो कैसे पॉसिबल होगा। तो अब सवाल ही पैदा होता है, ये हाइड्रोजन आइंस को हमने पंप क्यों किया था। अब आप इसका एक जवाब दे सकते हैं कि भाई प्रोटॉन्स को अंदर, पोटेशियम को अंदर लाना था, अल्टीमेटली वी वांट टू वाटर टू एंटर, इसलिए हमने ऐसा किया। तो भाई वाटर तो एंटर अगर अकेला हो भी गया, तब भी आप देख रहे हैं कि वाटर के एंटर होने से हमें बेनिफिट, I have lost my cap. Okay. वाटर के एंटर होने से हमें वो बेनिफिट नहीं हो रहा जो कि हमें रिक्वायर्ड था, तो हमने फिर क्यों एंटर कराया, दैट्स द क्वेश्चन नाउ। तो बेसिकली प्रोटॉन्स को आपने एनर्जी खर्च करके इसलिए मूव नहीं कराया कि बस ये आपका जो है ना कोई काम भी ना करें और बस आप
परेशान होते रहे. बेसिकली इसका पूरा एक लॉजिक था, एंड वो लॉजिक क्या था आए समझते हैं. बेटा while H ions are moving into the layers of the cell wall, these H ions are doing two things. ये H ions दो चीजें कर रहे हैं. Number one, what they are doing, that they are disrupting or they are affecting the hydrogen. H ions are responsible for hydrogen bonding. तो H ions जब जाकर वहां जा रहे हैं तो they are disrupting or disturbing the stability that is caused by hydrogen bonds. जो hydrogen bonds बने हुए थे उनको वो destabilize कर रहे हैं क्योंकि वो उस पूरे structure को modify कर रहे हैं. At the same time, the second role of these H ions is कि they are decreasing the pH of the cell wall, decreasing the pH of the cell wall, decreasing the pH of the cell wall, and this decrease of pH of the cell wall triggers an enzyme जो कि यहीं मौजूद होता है, and I should write it here. Expansin, फैलाने वाला. तो what happens is that these enzymes are normally inactive, but when decrease in pH occurs, these enzymes become active and they disrupt all the connections between cellulose layers. And अब आप इमेजिन करना, सेल वॉल की जो रिजिडिटी थी, जो टफनेस थी, वो सेलुलोज के कनेक्शंस की वजह से थी. एक्सपेंसिंग्स आर कटिंग ऑफ ऑल दोज कनेक्शंस without disrupting the whole cell wall. Cell wall को नहीं रप्चर कर देंगे, but they are disrupting those all connections. और अंदर से प्रेशर लग रहा है, और कनेक्शंस लूज हो रहे हैं. तो दिस इज द कंबाइंड फंक्शन जो कि क्या करता है, सेल वॉल को पुश करता है. यानी सेल वॉल ड्यू टू एक्सपेंशन एक्टिविटी फॉर द टाइम बीइंग it becomes flaccid or it becomes elastic. तो क्या होता है कि expansions are cutting off all those links and water potential of the cell, which has increased now, is pushing the cell wall. So these two actions all together are responsible to overall push the cell wall away from the cell or away from the center. ठीक है, and that's the reason or that's the pattern how the cell expands. इमेजिन कर पाए कि अब ये जब यहाँ से फैलने लगेगा, यहाँ से फैलने लगेगा, तो ऑब्वियसली सेल का साइज क्या होना शुरू हो जाएगा, बड़ा होना शुरू हो जाएगा. एंड दिस ऑल इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ ऑल दिस एक्टिविटी विदाउट डिसरप्टिंग और विदाउट ब्रेकिंग द होल सेल वॉल. और जब वो इनफ एलोंगेट हो जाएगा तो दोबारा से जो है वो चीज़ें रिवर्स होंगी और दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबल हो जाएंगे, दोबारा से जो है वो जो है ना, और वैसे भी वॉल्यूम बढ़ने की वजह से प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, कॉम्पनसेट हो जाएगा. तो फर्दर सेल वॉल फिर एलोंगेट नहीं करेगी एंड सेलुलोज फाइबर्स विल रीफॉर्म ऑल दोज लिंक्स जो कि इनके स्ट्रक्चर में बने हुए थे. सो दैट्स ऑल. लेट अस राइट दिस डाउन क्विकली. Decrease in positivity of the cells, and then what happens is movement of potassium ions into the cell, increase solute potential, triggers movement of water into cell, increasing pressure potential, and at the same time hydrogen ions decrease the pH of the cell wall, which activates which protein? Expansins. They disrupts the bonds between cellulose fibers, allowing cell wall to expand.
ओके जी, तो ये है जो आपको समझ में आना चाहिए था और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा. जस्ट क्विकली नोट इट डाउन बेटा एंड देन आई विल बी डिस्कसिंग फर्दर एस्पेक्ट्स ऑफ दिस टॉपिक. ओके गाइज, यू मस्ट हैव नोटेड इट डाउन एंड आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. मैंने यहाँ लिख भी दिया है, डायग्रामेटिकली भी समझा दिया है. जस्ट फॉर द कंक्लूजन, ऑक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल टू पंप एचाइंस बाय द ATPase activity into the layer of the cell wall, which decreases the positivity of the cell, and this allows the movement of potassium ions to compensate the positivity of the cell from outside. Potassium, when enters into the cell, increases the solute potential of the cell, which triggers water to enter into the cell, and that ultimately increases the pressure of the cell. Pressure potential बढ़ना शुरू हो जाता है, cell wall पे pressure exert होना शुरू हो जाता है. At the same time, जो H ions move करके गए हैं, they decrease the pH of the cell wall, which activates the expansion, which are the specialized group of proteins. They disrupts the connection between the cellulose fibers without disrupting the cell wall, and now under the pressure by water, cell wall expands, and then when it reaches to a sufficient expansion, then again things get back to the normal. That's all the function जो कि आपको यहाँ पर समझना था. Now it's time to move towards a video presentation that will give you this same idea in a animated version, and you will see that how exactly substances are moving in and out, and how exactly you can see that cell wall किस तरह से disrupt होगी, किस तरह से जो है cell wall expand करेगी और किस तरह से cell की length बढ़ेगी. So now we will see the video presentation of action of auxin inshallah ta'ala, and I'll see you guys in the next lecture. ठीक है जी. Plants grow when their cells expand.
Because a rigid cell wall encloses the plant cell, the cell wall ultimately controls the rate and direction of growth. The cell wall contains cellulose fibers, which line up parallel to each other in bundles, linked by matrix polysaccharides. The driving force for cell growth is turgor pressure. For the cell to expand, these cellulose bundles, called microfibrils, must be allowed to slide past one another, permitting the cell wall to stretch. Once the cell wall is stretched, new cellulose microfibrils are laid down to maintain the strength of the wall. In his experiment with oat coleoptils, Fritz Wendt demonstrated that a hormone named auxin stimulates plant growth. Subsequently, other researchers have wondered how auxin might act on the molecular level to enable the plant to grow. Let's examine some of these experiments. When segments of oat coleoptils are stretched, they do not recover completely. Attaching a weight to the coleoptil segment causes it to bend, stretching it. After the weight is removed, the shoot returns only part of the way to its original position. Thus, some of the stretching was reversible, but some was not. Irreversible stretching or bending is called plasticity, and reversible stretching is called elasticity. Considering what you know about auxin's effect on plant growth, what do you think might be the effect of treating the shoots with auxin before stretching? Would auxin increase the segment's plasticity or their elasticity, or perhaps neither? An auxin-treated segment will bend farther than an untreated segment when a weight is added. After the weight is removed, the auxin-treated segment shows less recovery, and the net displacement is therefore greater than for an untreated segment. The auxin significantly increases the segment's plasticity. It loosens the cell wall. Scientists wanted to know how auxin loosened the cell wall. Studies in the 1970s showed that acidifying the medium in which coleoptil segments were growing, that is, adding hydrogen ions, caused the segments to grow just as rapidly as shoots treated with auxin. In addition, treating coleoptil segments with auxin increased the hydrogen ion concentration in the growth medium. These results suggested that auxin might loosen the cell wall by causing the release of hydrogen ions, thereby decreasing the pH. How might this acid growth process occur in nature? Auxin increases the activity of proteins in the plasma membrane that pump hydrogen ions into the cell wall. Biologists hypothesized that these ions activate one or more cell wall proteins, and they began their search for such proteins. In the 1990s, proteins called expansins were isolated and purified from cell walls. When expansins are added to isolated plant cell walls, the ability of the walls to be stretched increases. Expansins, activated by hydrogen ions, alter the pattern of hydrogen bonding between the polysaccharides in the cell wall, possibly allowing these macromolecules to slip past each other so that the cell wall stretches. In today's video, we're going to take a look at how plants can respond to their environment. And in particular, we'll look at the role of auxins. Now, just like animals, plants have to be able to respond to stimuli in their environment in order to survive. They just do it much more slowly than animals do. For example, they can sense light and grow their shoots towards it to maximize photosynthesis. They can sense gravity so that they can grow their roots downwards to fix themselves into the soil and find more water and minerals. And some plants can even sense touch, so that they can climb around other objects. In order to do all of this stuff, plants have to rely entirely on hormones. They don't have any nervous system like animals do. And the hormones that they do have normally act locally, rather than flowing around the entire organism like they would in animals. One group of these plant hormones are the auxins, which control growth at the ends of the shoots and the roots.
Once these auxins are produced in the tips, they then dissolve in the solution of the cells and diffuse backwards along the shoot or the root. In the shoots, these auxins stimulate growth, causing the shoots to grow. But in the roots, they do the opposite and inhibit growth. The two responses we're going to cover are phototropism, which is a response to light, and geotropism, which is a response to gravity. And you might also hear this be called gravitropism, but it means exactly the same thing. Now, the key rules that you need to remember are that once the auxins are produced in the tips, and they diffuse along, they'll always accumulate on the shaded side rather than the sunny side, and the lower side rather than the upper side. If we start with the shoots, we can say that they're positively phototropic, meaning that they grow towards the light, but that they're negatively geotropic, because they grow away from the ground, so the opposite direction to gravity. To see how this works, let's take a look at this shoot. Because the sun is on its left in this image, the right side will be in the shade, and so the auxin will accumulate on the right. And because auxins stimulate growth in shoots, it causes these cells on the shaded side to grow faster than on the sunny side. And as you can see, it's this difference in growth rate that causes the shoot to curve around towards the light. Because these cells on the right-hand side are growing lots, but the cells on the left aren't growing very much. If we take this shoot instead, we can see gravity will have exactly the same effect. The auxin will collect on the lower side here, so the cells on this side grow faster than the top side, and the shoot will curve upwards. Now, the roots are basically just the opposite. They're negatively phototropic and positively gravitropic, so grow away from the light and down towards the ground. Normally, all the plant roots will be underground, so don't detect any light. But if they do happen to get exposed to light for some reason, then the auxins will accumulate on the lower shaded side. And remember that in the roots, auxins inhibit growth, so the upper side will grow faster and cause the root to curve downwards. Now, if we pretend for a second that it curves to the left a bit more, so that it's all horizontal, we can use this to think about the effect of gravity. The auxins are going to accumulate on the lower side, and they're going to inhibit growth. So this means that the upper side will grow faster and cause the root to curve downwards.